हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर में हम टोटल 5 तरह के बिजनेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो शुरुआत करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे, सोल बोले तो अकेला एंड प्रोप्राइटर बोले तो ओनर, यानी कि सिंगल ओनर कंपनी। यहाँ पर सिर्फ एक ही उस बिजनेस का मालिक होता है। आपने इसके एग्जांपल्स अपने आसपास बहुत सारे देखे होंगे। आप ज्यादातर चीजें जो है वो सोल प्रोप्राइटर से ही खरीदते हैं, जैसे कि स्टेशनरी शॉप, ग्रोसरी स्टोर, कॉस्मेटिक्स स्टोर, मेडिकल स्टोर एक्सेट्रा। आप किसी स्टेशनरी शॉप पर जाते हो तो मोस्टली वहां पर एक ही पर्सन आपको देखने के लिए मिलता है। ये हमारे अंकल जी हैं स्टेशनरी वाले, जो कि सब कुछ मैनेज करते हैं। यही हमें सामान देते हैं, यही जो है सामान खरीदते हैं, सब पैसे से लेकर सब चीजें यही मैनेज करते हैं। एंड अकेले मालिक हैं, ना कोई एम्प्लॉय है, ना कोई इन्वेस्टर है, ना बैंक, ना कुछ, किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अकेला आदमी सब मैनेज करता है। तो इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जो काफी ज्यादा इजी होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। आज मेरा मन कर रहा है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे जो है दुकान लगानी है स्टेशनरी की। तो मैं क्या करूंगा, अपने आसपास कोई दुकान ढूंढूंगा, किराए पर उसको लूंगा, कुछ स्टॉक लेकर आऊंगा एंड मस्त दुकान में सजा के बेचना शुरू कर दूंगा। ना मुझे कोई एम्प्लॉय लेकर आने, ना कहीं से भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत बड़ा सा, ना मुझे बैंक से बात करनी, ना मुझे गवर्नमेंट में कहीं पर भी अपने आप को रजिस्टर कराना। कुछ मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेस नहीं होती। थोड़ा बहुत रजिस्टर तो कराना पड़ता है, GSTIN नंबर वगैरह जो है लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा GST में। लेकिन ये नहीं हुआ कि महीनों का प्रोसेस है। मेरी मर्जी, मैंने शुरू करा बिजनेस एंड बाद में मेरा मन करता है कि बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, अब कोई और काम हम करेंगे, तो आराम से हम उस चीज को क्लोज भी कर सकते हैं। दूसरा है लायबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, उसके ऊपर पूरी 100% लायबिलिटी होती है। बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटी है वो अकेला आदमी सब मैनेज करेगा। तीसरा पॉइंट है सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। जितना भी रिस्क होता है वो अकेला पर्सन बियर करता है एंड जो जितना भी प्रॉफिट होता है वो भी अकेला ही पर्सन एंजॉय करता है। एंड चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर कंट्रोल का। कंट्रोल जो है वो अकेला ही पर्सन करता है, ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत, ना किसी को कुछ बताने की जरूरत, कोई चक्कर नहीं भाई, आराम से मस्त कंट्रोल करते हैं। पूरा का पूरा बिजनेस अपने हाथ में होता है, अपने कंट्रोल में होता है। एंड यहाँ पर पांचवा पॉइंट आ जाता है नो सेपरेट एंटिटी। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर बताया था कि बिजनेस और ओनर दो सेपरेट एंटिटीज होती हैं, यानी कि बिजनेस अलग चीज है और ओनर अलग चीज है। ओनर बस बिजनेस के लिए काम करता है, लेकिन वो दोनों एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, वो दोनों एक ही होते हैं। जैसे किसी नॉर्मल बिजनेस में अगर आपके साथ कुछ गलत करती है कोई कंपनी, तो आप जो है उस कंपनी के ऊपर केस करोगे। लेकिन अगर आपके साथ कोई स्टेशनरी वाला कुछ गलत कर देता है तो आप केस करोगे उस स्टेशनरी वाले के ऊपर, उस प्रोप्राइटर के ऊपर, उस मालिक के ऊपर, क्योंकि बिजनेस और मालिक एक ही होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर मान लो कभी हमारे जो मालिक साहब हैं वो बीमार हो जाते हैं, 1 महीने के लिए मान लो बीमार हो गए, उनको बढ़िया बेड रेस्ट पर डाल दिया डॉक्टर ने, तो क्या होगा, 1 महीने तक उनकी दुकान बंद रहेगी एंड कंटिन्यूटी की कमी हो जाएगी। अगर कभी ओनर की डेथ हो जाती है तब वो बिजनेस पूरी तरह बंद हो जाएगा, क्योंकि उस बिजनेस के अंदर कोई और पर्सन है ही नहीं जिसको हैंड ओवर कर दी जाए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अकेला मालिक था, वो भी मर गया, तो वो बंद हो जाएगा। कंटिन्यूटी की काफी कमी होती है। यहाँ पर कुछ इनके फायदों की बात कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स। नंबर 1 है क्विक डिसीजन मेकिंग। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोप्राइटर जो है अपनी मर्जी से आराम से डिसीजन ले सकता है। आज मेरे मन में आया, कल मैं उसे इंप्लीमेंट कर दूं किसी भी आइडिया को। इतना क्विक होती है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग। दूसरा पॉइंट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है किसी को भी बतानी नहीं पड़ती कि कितने की हम परचेज कर रहे हैं, कितने की हम सेल कर रहे हैं। कुछ खास जो है किसी को बताना पड़ता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज वगैरह है नहीं जो हमसे पूछेंगे। बैंक से लोन वोन हम ज्यादा लेते नहीं है, जो कोई हमसे ज्यादा पूछेगा। तो जो है चीजें प्राइवेट रहती है, प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहती है बिजनेस के अंदर, ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती लोगों को। तीसरा आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। फटाफट काम करो और फटाफट पैसा कमाओ। पूरा काम खुद करते हैं, पूरा काम खुद ही फायदा उसका ले लेते हैं। हमने काम किया, अभी सामान बेचा, तुरंत पैसा आ गया। डायरेक्ट इंसेंटिव है, कोई बीच में नहीं होता कि कोई पैसा देगा हमको किसी के थ्रू आएगा या क्रेडिट पे लेके रखा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। सामान दो, पैसा लो, बहुत तेज होता है सिस्टम। चौथा पॉइंट आता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यानी कि जो हमारे ओनर होते हैं, हमारा जो प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का मालिक, उसको एक अकम्प्लिशमेंट वाला फीलिंग आता है कि मैंने कुछ किया, कुछ अच्छा किया, कुछ बड़ा किया, लोगों के लिए
कुछ किया, मतलब दुकान का मालिक हूं मैं, यहाँ पर सामान बेचता हूँ, लोग मुझसे सामान खरीदते हैं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक फीलिंग रहती है ओनर के अंदर जो कि काफी बढ़िया होती है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आराम से जब चाहो बिजनेस शुरू करो, जब चाहो बंद कर दो, ना किसी से परमिशन लेनी, ना किसी से पूछना, ना किसी को बताना, बहुत आसान होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आगे चलेंगे, इसके कुछ नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ लिमिटेशंस। अबे लाइन सीधी क्यों बन गई? हाँ अब ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ लिमिटेशंस। यहाँ पर देखो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि अकेला आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा तो किस हद तक करेगा, एक लिमिट तक ही कर पाएगा ना, जितना पैसा उसके पास होगा उतना ही इन्वेस्ट कर पाएगा। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं होते, लिमिटेड ही होते हैं। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, जिस दिन ओनर की डेथ होगी उस दिन ही बिजनेस बंद हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पूरी की पूरी लायबिलिटी अकेले उठानी पड़ती है, क्योंकि बिजनेस में कोई दूसरा पर्सन है ही नहीं। फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। हर इंसान जो बिजनेस शुरू करता है एज अ सोल प्रोप्राइटर, वो इतना एजुकेटेड नहीं होता, इतना समझदार नहीं होता कि चीजों को अच्छे से मैनेज कर सके, जिस वजह से जो मैनेजमेंट है वो भी लिमिटेड ही हो पाता है। अब बात करते हैं दूसरे तरह के बिजनेस के बारे में, जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब देखो इसे सबसे आसान शब्दों में मैं इसको बताऊं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, तो ये वो बिजनेस है जो कि आप टीवी सीरियल्स में देखते हो कि एक मालिक होता है जो एकदम मुखिया होता है, घर का भी और बिजनेस का भी। उसके 2 बच्चे हैं, उनके भी 2-2 बच्चे हैं, और उनके भी 2-2 बच्चे हैं, उनके भी 2-2 बच्चे हैं, उनके भी आने वाले जो 2-2 बच्चे हैं, वो सब बिजनेस में पार्टनर होते हैं। अब देखो इस टाइप के जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। देखो जितनी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज रहती हैं उनके अंदर इस तरह के बिजनेसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा जो परिवार है उसके टुकड़े हो गए रखे हैं और सब अलग अलग बसे हुए हैं। मैंने आपको अभी बताया था ना, एक आदमी होता है मेन मालिक, उसके 2 बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे, सब जो है एक ही घर के नीचे रहते हैं, एक ही छत के नीचे। तो ऐसे घरों के अंदर होता है इस तरह का बिजनेस। अब देखो इस बिजनेस में आपको पार्टनर बनने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, ऐसी अमीर खानदान में पैदा होना पड़ेगा, दैट्स इट। आप बस पैदा हो गए किसी खानदान में जहां पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, आप बन गए उस बिजनेस के पार्टनर। एंड यहाँ पर जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वही हेड ऑफ द बिजनेस होता है, जिसका नाम होता है कर्ता। उसको कर्ता कहते हैं कि यही हमारे कर्ता धर्ता है, यही हमारे लिए पैसा कमाते हैं। मतलब भाई वो मेनली अकेला आदमी उस बिजनेस को मैनेज करता है, वही वहां का मालिक है, उसी के ऊपर पूरी लाइबिलिटी रहती है, वही सब रिस्क विस्क बियर करता है। जितने भी मेंबर होते हैं इस बिजनेस के अंदर उन सब की एकदम इक्वल जो है पार्टनरशिप रहती है बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जांपल एक मालिक था जिसके 2 बच्चे हुए थे, देखो इन दोनों में जो है ये बिजनेस अपना 50-50 डिवाइड कर देगा। फिर इनके भी 2-2 बच्चे हुए, तो ये लेफ्ट वाला आदमी क्या करेगा, अपना बिजनेस इन दोनों में 50-50 डिवाइड कर देगा, यानी कि जो पार्टनरशिप है इन दोनों में 50-50 डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद सेम राइट वाला भी करेगा, इन दोनों में 50-50 डिवाइड हो जाएगी इसके बाद। एंड सेम ये बच्चे भी करेंगे, ये चारों भी इनके जो 2-2, 3-3 जितने भी बच्चे होंगे उनमें ये अपनी जो पार्टनरशिप है उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। ये सिस्टम चलता है यहाँ पर, मतलब इक्वल पार्टनरशिप रहती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चलता रहता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब देखो इसका फॉर्मेशन जो है वो इतना आसान नहीं है जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि मन किया और शुरू कर दिया। यहाँ पर जो है बिजनेस जो है बड़ा थोड़ा सा अच्छे लेवल पर, थोड़े बड़े लेवल पर करा जाता है, क्योंकि घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनको हमें सर्व करना है, जिनके लिए हमको पैसा कमाना है, तो थोड़ा बड़ा जो है बिजनेस करना पड़ता है। एंड उस कर्ता को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफी ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। गवर्नमेंट की कुछ फॉर्मेलिटीज रहती हैं, साथ ही साथ खुद का मन तो होना ही चाहिए कि भाई सब कुछ हम मैनेज करेंगे, अपने अंदर करेज होना चाहिए, जब जाके फॉर्मेशन जो है बिजनेस का होता है। एंड जो लायबिलिटी होती है ना भाई साहब, बिजनेस में पार्टनर कितने भी हो, लायबिलिटी पूरी कर्ता के ऊपर होती है, जो हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द बिजनेस होता है। एंड तीसरा है कंट्रोल। कंट्रोल जो वो भी कर्ता के हाथ में होता है, वही कर्ता ने जो कह दी वही घर में वही बिजनेस में होता है। जो हेड है ना बिजनेस का, उसने कह दिया बेटा तुम ये काम करोगे तो तुम ये काम करोगे, क्योंकि वो मालिक हैं तुम्हारे, भले तुम्हारे दादाजी या परदादाजी क्यों ना हो, लेकिन बिजनेस में वो तुम्हारे मालिक हैं, तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। चौथा पॉइंट आता है कंटिन्यूटी। बिजनेस जो है ये कंटिन्यू होता रहता है। परदादाजी मर गए, उनके नीचे 2 दादाजी और थे, वो 2 दादा मर गए तो 2 पापा जी भी थे, फिर 2 बच्चे आ गए, वो भी गए, तो उन बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे 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 करके बिजनेस जो है चलता रहता है। ये जो है कंटिन्यूटी लंबी बनी रहती है यहाँ पे, सैकड़ों सालों की, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर कंटिन्यूटी का कोई चक्कर नहीं है। तो मरते रहो लोग और पैदा होते रहेंगे, वो चलाते रहेंगे। लास्ट है माइनर मेंबर्स। यहाँ पर जो है कुछ माइनर मेंबर्स भी होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, आपको सिर्फ एक अमीर फैमिली में पैदा होने की जरूरत है ऐसे बिजनेस का मेंबर बनने के लिए। आगे चलेंगे, यहाँ पर कुछ फायदों की बात कर लेते हैं। इसके इफेक्टिव कंट्रोल होता है, क्योंकि एक हेड ऑफ द फैमिली है जो ऑर्डर देगा एंड सब काम करेंगे तो बढ़िया कंट्रोल चलता रहेगा। दूसरा है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। लंबा बिजनेस चलता रहता है, लोग मरते भी रहते हैं तो नीचे और भी पैदा होते रहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के ऊपर जो है बहुत लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। जो मेन लायबिलिटी होती है
कर्ता के ऊपर होती है। कर्ता जो है सब मैनेज करता रहता है, मेंबर जो है वो एंजॉय करते हैं। तो भाई बढ़िया चीज है, मतलब अमीर फैमिली में पैदा हो जाओ जहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलता है, तो हमारी लाइफ सॉर्टेड है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जिंदगी भर बिजनेस सिखाया जाएगा, घर में कल्चर में तुम सीखते रहोगे और उसे बढ़िया चलाते रहोगे। तुम्हें लगेगा भी नहीं कि तुम कुछ मुश्किल काम कर रहे हो, कुछ रिस्क है बिजनेस के अंदर, क्योंकि तुम मतलब पैदा ही ऐसे घर में हुए जहाँ पर सिर्फ बिजनेस की बात होती है। तो यार बढ़िया रहता है, काफी किस्मत वाले होते हैं ऐसे लोग जो इस तरह की फैमिली में पैदा होते हैं। खैर छोड़ो, आप और हम में से ज्यादातर लोग नहीं है। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज लॉयल्टी और ऑपरेशन। आगे चलेंगे, इसके कुछ नुकसानों के बारे में बात कर लेते हैं। JHF बिजनेस लिमिटेशंस। अबे इस फोटो के पीछे क्यों चला गया? चलो चलन दो। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर एक ही आदमी रिसोर्सेज डाल रहा होता है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो कर्ता के बच्चे होते हैं ना वो बेकार होते हैं। जब तक कर्ता मरने की कगार पे नहीं आ जाता ना, तब तक उसके बच्चे ढंग से काम नहीं करते बिजनेस के अंदर। ऐसा मोस्ट ऑफ द फैमिली बिजनेसेस में होता है। तो यही सिस्टम है, रिसोर्सेज की काफी कमी होती है। जो मेन आदमी है कर्ता, वही सब कुछ करता। दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, वही कर्ता वाली बातें, पूरी लायबिलिटी खुद के ही सिर पे होती है, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। तीसरा पॉइंट आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। भाई सब कर्ता का राज बहुत चलता है, क्योंकि कर्ता साहब ने कह दी ना कि तुम ये काम करोगे तो करोगे, और तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम एकदम कतई नौकर हो जाते हो। भले ही तुम्हारे परदादा जी क्यों ना हो जिन्होंने तुमको ऑर्डर दिया, लेकिन दे दिया तो दे दिया ऑर्डर, तुम उसे नकार नहीं सकते। चौथा पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, क्योंकि जरूरी नहीं है हमारे जो कर्ता है वो काफी ज्यादा समझदार हो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। एंड बच्चे तो होते ही बेकार है, मैंने आपको बता दिया, मोस्टली बेकार ही होते हैं। मैं सभी बिजनेस की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रख लेना। लेकिन जितना हमने देखा यही देखा है भाई, मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे हैं कि जो मालिक होता है ना उसके बच्चे लाइक ज्यादा बढ़िया नहीं होते, अमीर बाप की औलाद ज्यादा अच्छी होती नहीं है। आगे चलते हैं। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन इंडिया। अब आजकल जो है परिवार टुकड़ों में बंटने लगे हैं, अलग अलग रहने लगे हैं, तो जॉइंट फैमिली रहती ही नहीं है, तो बिजनेस कैसे होगा? इसलिए ये चीजें जो है कम होती जा रही है इंडिया के अंदर। आगे चलेंगे, तीसरा टाइप के बारे में बात करते हैं जो कि है पार्टनरशिप। अब इस वर्ड से भी आप समझ गए होंगे, पार्टनरशिप बोले तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसे ही हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, जिसमें दो या उससे ज्यादा मालिक होते हैं। इसको और डिटेल में जानेंगे तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके फॉर्मेशन के लिए आपको दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स चाहिए होते हैं जो लोग मिलकर बिजनेस शुरू करेंगे, जो कि मैक्सिमम 50 तक पार्टनर्स हो सकते हैं भाई सब, जो कि काफी तगड़ी चीज है यार। मतलब 50 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करेंगे, कितना सारा पैसा होगा उसके अंदर शुरुआत में, तो काफी बढ़िया रहता है ये चीज। दूसरा ऑप्शन है लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है वो डिवाइडेड हो जाती है, दो या दो से ज्यादा लोगों के अंदर, जितने भी लोग बिजनेस के अंदर हैं उन सब पे इक्वल लायबिलिटी होती है। तीसरा पॉइंट आता है रिस्क बियरिंग। रिस्क भी सबके ऊपर इक्वल ही होता है, जो भी रिस्क होगा, कभी वर्क प्लेस में आग लग गई, चोरी हो गई या कुछ भी हो गया, तो सब लोग मिलकर उस रिस्क को बियर करेंगे, सब लोग मिलकर उसे जो है ठीक करेंगे सब चीजों को, तो सबके ऊपर रिस्क होता है इक्वल। अगला पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल भी भाई सबके हाथ में होता है, कोई अकेला आदमी ये नहीं हो सकता कि कंट्रोल कर ले, सबको आपस में डिस्कस करना पड़ेगा, आपस में सारी चीजें शेयर करनी पड़ेंगी, तब जाकर वहां पर डिसीजन लिए जाते हैं। पांचवा पॉइंट आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी इस बिजनेस की बनी रहती है, क्योंकि अगर कोई एक पार्टनर छोड़ देता है तो कोई बात नहीं, छोड़ रहा है छोड़, भाड़ में जा, हम दूसरा फिर से कॉन्ट्रैक्ट लिख लेंगे बढ़िया सा और मस्त अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो पार्टनर्स जाते रहते हैं आते रहते हैं, लेकिन बिजनेस हमेशा चलता रहता है। अगला पॉइंट आता है नंबर ऑफ पार्टनर, जो वो मैक्सिमम 50 होते हैं यहाँ पर, जो कि पहले ही बताया मैंने आपको अभी। म्यूचुअल एजेंसी ये होती है, सब लोग मिलजुल के यहाँ पर काम करते हैं, अकेले आदमी के हाथ में कतई भी कंट्रोल नहीं होता। जितने पार्टनर है वो सबके हाथ में इक्वल कंट्रोल, इक्वल लायबिलिटी, इक्वल प्रॉफिट, सब कुछ इक्वली डिवाइड होता है। खैर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें बदली भी जा सकती हैं, वो सब इन पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली जो है सब चीजें इक्वली होती हैं। इसके कुछ फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर काफी ज्यादा इजी होता है, बस दो या दो से ज्यादा लोगों को मिलना है, डिसाइड करना है कि हम बिजनेस करेंगे एंड शुरू करना है। अगला पॉइंट आता है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है पार्टनरशिप्स के अंदर, क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं ना, तो सब लोगों के आपस में पीओवी, सबके ओपिनियंस मिला जुला के एक तगड़ा, एक बड़ा और एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया जाता है। टाइम भले ही काफी ज्यादा लग जाता है, लेकिन एक अच्छा डिसीजन निकल कर आता है जब ज्यादा लोग मिलकर उस चीज को करते हैं। तो अगला पॉइंट आता है मोर फंड्स। फंड्स का भाई साहब कतई दिक्कत नहीं रहती इसके अंदर। आप सोल प्रोप्राइटरशिप से जब इसे कंपेयर करोगे ना, सोचो कि हाय हाय इतना ज्यादा फंड्स। अब मान लो आपको बिजनेस शुरू करना है एंड आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एंड तुम्हें दिख रहा भाई इसमें तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा, 10-15 लाख रुपए तो लगेंगे इसको शुरू करने के लिए, इसको एक आध साल रन करने के लिए 10-15 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे, जो कि तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तो अब तुम क्या करोगे, जब तुम ऐसा पार्टनरशिप इस चीज को शुरू करोगे ना, तो सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी।
नहीं तुम अकेले आदमी हो जिसके पास 1 लाख रुपए हैं, अपने जैसे और 10 लोग ढूंढो जिसके पास 1-1 लाख रुपए हों एंड वो एक्चुअली बिजनेस करना चाहते हो, उसी आइडिया के ऊपर काम करना चाहते हो, आपस में डिस्कस करो, सिस्टम बिठाओ और सब लोग मिलजुल के बिजनेस शुरू करो। 10 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करो, तुम्हारे बिजनेस में 10 लाख रुपए के फंड्स होंगे 1 लाख के बजाय। एंड एक्चुअली काफी एक अच्छा फॉर्म है ये बिजनेस का भाई, मेरे मानने में। मुझे पार्टनरशिप में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अगला आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। ये भी काफी बड़ा फायदा है। रिस्क जो है सब लोग आपस में मिल बांट के ठीक करते हैं, मिल बांट के बियर करते हैं। अगला आता है सीक्रेसी, नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है पार्टनरशिप फर्म्स की, उन्हें पब्लिकली दिखाना नहीं पड़ता है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हमें जो पार्टनरशिप फर्म में अगर हम काम करते तो हमें अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी पड़ेगी, जो कि काफी बढ़िया चीज हो जाती है। सीक्रेसी रहती है इनके बिजनेस के अंदर। अब देखो, जिस चीज के फायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। पार्टनरशिप के कुछ नुकसान भी यहाँ पर हैं, जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि जो पार्टनर्स है ना उन सबको रिस्क बियर करना ही करना पड़ेगा। मान लो 5 पार्टनर है बिजनेस में, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो सबके हिस्से में 20-20 हजार रुपए आती है। सबको जो 20-20 हजार रुपए भरने पड़ेंगे उसको ठीक करने के लिए, तो सबको 20 हजार भरने ही भरने पड़ेंगे, चाहे किसी का घर क्यों ना बिक जाए। खैर 20 हजार में घर तो नहीं बिकता, लेकिन मान लो 20 हजार के बजाय 2 करोड़ का होता तो चाहे घर क्यों ना बिक जाए किसी का पार्टनर का, लेकिन उसे भरना पड़ेगा। वो जो नुकसान है, वो जो भी रिस्क है उसको पूरा करना पड़ेगा, अपने सिर पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर बिजनेस शुरू करा है तो। दूसरा आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब तुम कहोगे भाई इतने सारे लोग हैं तो अभी तो तुम कह रहे थे रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, पैसे की कमी नहीं होती, ये क्या बात होगी लिमिटेड रिसोर्सेज। पार्टनर्स की भी तो एक लिमिट है ना, 50 लोगों की लिमिट है। अब तुम्हारा आइडिया इतना बड़ा है जिसमें भाई साहब अरबों रुपए लगेंगे, तो कहां से रिसोर्सेज लेकर के आओगे? तो इसीलिए यहाँ पर भी लिमिटेशन है। खैर क्या ही कर सकते हैं। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एक बिजनेस में जब एक से ज्यादा लोग होते हैं, इतने सारे पार्टनर्स होते हैं, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लोगों में लड़ाइयां भिड़ाइयां हो जाती हैं कि नहीं ये नहीं है, तुम गलत कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ, तुम गलत मैं सही, ऐसा नहीं है, हमें ऐसा करना चाहिए, इससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो जाएगा, इससे फायदा होगा, अगर नहीं इससे फायदा होगा, इससे नुकसान होगा। इस तरह से लड़ाइयां भड़ाइयां भी हो जाती हैं। ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। उसके बाद आती है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब तुम कहोगे भाई थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, अब कह रहे हो लैक ऑफ कंटिन्यूटी होता है। तो देखो कुछ हद तक बनी भी रहती है, कुछ हद तक लैक भी होता है कंटिन्यूटी का, क्योंकि जब कोई जो पार्टनर है वो कंपनी को छोड़ता है, व्हेन अ पार्टनर लीव्स द कंपनी, या फिर मर जाता है, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, अदर जितने भी पार्टनर बचे होते हैं उन सबको फिर से एक और अग्रीमेंट बनाना पड़ता है। उन्होंने शुरुआत में तो एक अग्रीमेंट बना के बिजनेस शुरू करा था, लेकिन जब एक पार्टनर छोड़ देगा उस कंपनी को तो उन्हें फिर से एक अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, वो लीगल फॉर्मेलिटीज फिर से करनी पड़ेंगी, तब जाके उनका बिजनेस कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए डिसकंटिन्यूड ही रहेगा। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पब्लिश नहीं करते हैं, पब्लिक तक नहीं पहुंचाते हैं, पब्लिक को नहीं दिखाते अपनी इन्फॉर्मेशन, तो जो है पब्लिक इनके ऊपर कम ट्रस्ट करती है। देखो कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी होते हैं, जो कि है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर एक मस्त सा चार्ट दिया गया आपको जिसमें सभी पार्टनर्स की सभी डिटेल्स दी गई हैं। देखो सबसे पहला होता है एक्टिव पार्टनर, जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है बोले तो, एंड मैनेजमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, एंड लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होती है। दूसरा आता है स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेट पार्टनर। ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है लेकिन मैनेजमेंट एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बस एक ही चीज है, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तीसरा आता है सीक्रेट पार्टनर, कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है लेकिन सीक्रेटली करता है, किसी को बताता नहीं है कि भाई मैं भी पार्टनर हूँ इसके अंदर। अब भाई मर्जी है भाई उनकी सीक्रेट क्यों रहना चाहते हैं वो, उसके पीछे भी कुछ रीजन हो सकते हैं। मान लो ऐसा कोई पर्सन है जिसने पहले कोई बिजनेस शुरू करा जो कि बुरी तरह से फेल हो गया, एकदम बुरी तरह मार्केट में बदनामी हो गई उसकी, और अब वो चाहता है फिर से कुछ काम करना, कोई बिजनेस करना, तो किसी पार्टनरशिप के अंदर अगर वो ज्वाइन करता है तो जब लोग देखेंगे ना भाई अबे अभी तो इसकी एक कंपनी पिटी थी, ये वाली कंपनी भी डूबने वाली है, इस कंपनी का कोई सामान मत खरीदो, तो इस तरह से जो उस कंपनी की इमेज जो वो खराब हो जाएगी सिर्फ उस अकेले पर्सन की वजह से। तो ऐसे जो लोग हैं वो सीक्रेट पार्टनर की तरह रहते हैं, वो अपना नाम आगे नहीं लेकर आते, काम सब करते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन अपना नाम सामने नहीं लेकर आएगा।
फिर आता है नॉमिनल पार्टनर, कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करता, जनरली लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर आता है पार्टनर बाय स्टॉपल, कंट्रीब्यूट नहीं करता कैपिटल में, मैनेजमेंट एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता, लेकिन इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। देखो पार्टनर बाय स्टॉपल जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बिल्कुल कभी शेयर करता ही नहीं है, ना उसे प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए। लेकिन जो हमारा नॉमिनल पार्टनर होता है ना, वो कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस जो है थोड़ा थोड़ा ले लेता है, लेकिन जनरली नहीं करते ये भी पार्टिसिपेट। लास्ट में आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। अब लाइन क्यों नहीं बन रही है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करते, लेकिन इन पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मुंह थक गया मेरा बोल बोल के, कितना लंबा बनेगा ये वीडियो। अब देखो यहाँ पे पूरा हो जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब जब आप आगे चलोगे तो यहाँ पे आपसे बात होंगी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स के बारे में, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म्स कितने तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। इन दो फैक्टर्स पर क्लासिफाई करा गया है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स को। आगे चलते हैं, डिटेल में बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप दो तरह की होती है, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब देखो विल से आप समझ गए होंगे, पार्टनर अपनी मर्जी से कंपनी में ज्वाइन करता है एंड जब चाहे उसे छोड़ देता है। दूसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो कि किसी एक सिंगल गोल के अकम्प्लिशमेंट के लिए बनाई गई होती है। मैं मान लो मेरे पास कोई आइडिया आया, मुझे कोई मोबाइल ऐप बनाना है एंड मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतनी स्किल्स नहीं है, या फिर किसी भी चीज की कमी है जो कि मैं उसे अकेले नहीं कर सकता, उस प्रोजेक्ट को मैं अकेले नहीं बना सकता। तो मैं क्या करूंगा, एक पार्टनर अपने साथ रख लूंगा, हम दोनों बढ़िया एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि ये प्रोजेक्ट हमको पूरा करना है दोनों को साथ में मिलकर। एंड जिस दिन वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा या फिर उसका टाइम पूरा हो जाएगा, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ही होता है ये प्रोजेक्ट। मान लो मुझे ऐप डेवलप करके बढ़िया उसको ग्रो करना, पब्लिश करना है, तो मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा कि 1 साल तक जो हम पार्टनर्स हैं, अगर 1 साल से पहले वो ऐप बन के पब्लिश हो गया तब भी हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर 1 साल में वो ऐप हमसे बन ही नहीं पाया और टाइम खत्म हो गया तब भी हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। यहाँ पर दो होते हैं, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। अब देखो जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसके अंदर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर सब लोगों की इक्वल लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनर जो वो इक्वली एंजॉय करते हैं राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म एंड देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन दी फर्म। यानी कि इक्वली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इक्वली लायबिलिटीज को शेयर करते हैं, इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, इक्वली रिस्क को बियर करते हैं, सब चीजें इक्वल बराबर होती हैं जनरल पार्टनरशिप के अंदर। फिर आता है लिमिटेड पार्टनरशिप। अब यहाँ पे क्या होता है, कम से कम एक आदमी की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, बाकी सब लोगों की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। एंड इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है वो टर्मिनेट नहीं होती है, वो पार्टनरशिप्स खत्म नहीं होती है किसी भी आदमी के मर जाने से या फिर उस कंपनी को छोड़ देने से। लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड पार्टनर्स की बात हो रही है। जो लोग लिमिटेड पार्टनर थे ना, जो लोगों के ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी थी, वो लोगों में से अगर कोई भी कंपनी को छोड़ देता है तो उसकी कंटिन्यूटी पर कोई असर नहीं होता है, वो जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म नहीं होता है। एंड जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो एंजॉय नहीं कर पाते द राइट ऑफ मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग में ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनके पास जो है ज्यादा हक नहीं होता उस बिजनेस का, क्योंकि भाई एंड इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा जो है जरूरी होता है, कंपलसरी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। ये आपको एक नया सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, नया टर्म लग रहा होगा, भाई ये वो क्या चक्कर है पार्टनरशिप डीड, ये तो पहली बार वर्ड सुना है। देखो पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट अ रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। देखो ये बस एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है कि हम ये पार्टनरशिप बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या क्या चीजें लोगों में डिवाइड होंगी, किस तरह से जो है पार्टनरशिप चलेगी। वैसे ये जरूरी नहीं होता, ये चीज जो है कंपलसरी नहीं है, नॉट एसेंशियल, लेकिन एडवाइजेबल होता है कि हमें जो पार्टनरशिप डीड बना लेनी चाहिए। इसको और ज्यादा डिटेल में जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स: नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स, सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सक्लूजन ऑफ अ पार्टनर, क्या बोला तूने? एक्सक्लूजन नहीं, एक्सपल्शन है वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड द ऑडिटिंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ये कुछ चीजें जो है लिखी हुई होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब आता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि पार्टनरशिप फर्म्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। वैसे तो जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब नहीं करवाते हैं तो कुछ चीजें जो है वो कमी रह जाती है कुछ चीजों की। इन केस ऑफ फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड इट इज डिप्राइव्ड फ्रॉम मेनी बेनिफिट्स। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज, यानी कि क्या क्या कमियां
गलतियां रह जाती हैं जब हम अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं कराते हैं। अब देखो, किसी भी अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई भी पार्टनर पूरी फर्म के अगेंस्ट या फिर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वो फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो केस कैसे करोगे? वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो तुम कैसे, मतलब क्या हक बनता है तुम्हारा गवर्नमेंट की किसी भी चीज में टांग अड़ाने का? लाइक गवर्नमेंट के किसी भी फीचर का, किसी भी फैसिलिटी का तुम यूज नहीं कर सकते हो, तुम किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते, तुम किसी पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकते, पूरी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते, किसी दूसरी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड। यहीं पर खत्म हो जाता है रजिस्ट्रेशन। लाइक क्या क्या नुकसान है रजिस्ट्रेशन ना करवाने के। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? अब देखो, यहाँ पर बस हमें एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जिसके अंदर कुछ चीजें होती है। नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, यानी कि और किन किन जगहों पर ये कंपनी चलती है। द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइंड द फर्म, हर एक पार्टनर ने किस किस डेट को कंपनी ज्वाइन करी वो चीज। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। एंड ये जो एप्लीकेशन है हर एक पार्टनर से साइन होनी चाहिए, सबके सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए। अब यहाँ पे एक कुछ फीस होती है जो कि हमें सबमिट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को। एंड इसके बाद क्या होगा, जो हमारा रजिस्ट्रार है वो अप्रूवल करेगा इस चीज का, एक एंट्री करेगा रजिस्टर ऑफ फर्म्स के अंदर। एंड फिर हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा कि आपकी जो कंपनी सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। हाँ तो गाइस, थोड़ी सी लापरवाही के चलते हमारे कैमरा की बैटरी खत्म हो चुकी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ तक पार्ट 1 खत्म हो जाता है एंड जो अगला पार्ट है वो जल्दी ही मिल जाएगा आपको, कल या परसों तक। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।